नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीजी क्लासेस पर। तो दोस्तों, ये हमारी हिंदी की आज 5वीं क्लास होने वाली है और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शब्द विस्तार, शब्द विच्छेद और एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी शब्दकोश। देखो बच्चों, दोनों ही टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो या यूपी पुलिस एग्जाम हो, उसके अलावा स्टेट एग्जाम में भी, यूपी टेट एग्जाम में, अन्य एग्जामों में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खास तौर से जो टीचर के एग्जाम होते हैं उनमें इस टॉपिक से विशेषकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम हिंदी शब्द विस्तार या शब्द विच्छेद। वास्तव में शब्द विच्छेद की अगर बात करते हैं तो होता क्या है? शब्द विच्छेद के अंदर हम केवल और केवल ध्यान रखते हैं कि कोई शब्द हमारा कितनी ध्वनि या वर्णों से बना हुआ है। देख, जैसे कि मान के चलेंगे कि कोई एक शब्द लिखा हुआ है सुरेश, तो हमको इस एक शब्द से सारी ध्वनियां अलग करनी होती हैं। किस प्रकार से करेंगे? ये बात तो सभी जानते हैं कि कोई एक जो ध्वनि होती है या कोई अक्षर होता है वो एक से ज्यादा वर्णों से मिलकर के बना होता है। जो हम पहले इस क्लास में पढ़ाए हैं कि कोई अक्षर कैसे बनता है, तो स्वर जो होते हैं वो तो सारे के सारे अक्षर होते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो अक्षर तभी बनते हैं जब उनमें कोई एक स्वर वर्ण जुड़ा होता है। क्लियर है? तो जब हम इस एक शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो प्रत्येक वर्ण से या प्रत्येक अक्षर से स्वर और व्यंजनों को अलग करेंगे। जैसे पहला वाला जो अक्षर है वो है सु, तो स लिखेंगे, हलंत लगाएंगे और इसमें से एक वर्ण अलग किया जाएगा जो उ है। विशेषकर याद रखेंगे, स्वर जिस भी व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ है वो किस मात्रा के रूप में जुड़ा हुआ है उसी रूप में उसको लिखा जाएगा। जैसे ये छोटा उ लिखा हुआ है तो हमारा स्वर भी छोटे उ के रूप में ही निकलेगा। आगे लिखा हुआ है दूसरा अक्षर है रे, तो रे लिखेंगे, हलंत लगाएंगे और साथ में लिख देंगे ए। फिर उसके बाद लिखा हुआ है शय, शय लिखेंगे और जिसमें कोई अन्य स्वर नहीं होता तो उसमें ए जुड़ा होता है। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे शब्दों की जो शब्द हमारे संयुक्त अक्षरों से मिलकर के बने होते हैं। बच्चों, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो सामान्य वर्णों से मिलकर नहीं बनते, उनमें बहुत सारे संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तो संयुक्त अक्षर वाले वर्णों को हम किस प्रकार से अलग करेंगे उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है हमारा क्षत्रिय। अब इस एक शब्द के अंदर दो दो संयुक्त अक्षर प्रयोग किए गए हैं और जैसे कि हमने स्वरों में पढ़ा था कि कोई भी संयुक्त अक्षर दो नहीं बल्कि तीन तीन ध्वनियों से या वर्णों से मिलकर के बना होता है। तो जब इसका हम शब्द विच्छेद करेंगे या शब्द विस्तार करेंगे तो हम तीनों की तीनों ध्वनियां बिल्कुल अलग अलग लिखेंगे। कैसे? जैसे छह को अगर तोड़ते हैं, छह का विच्छेद करते हैं तो इसमें सबसे पहले के आता है, प्लस उसके बाद शय आता है और शय में भी जब इसमें से स्वर निकाला जाएगा तो ए, अर्थात तीन ध्वनियां इससे अलग होंगी। ठीक है? उसके बाद में आता है हमारा त्रि, तो त्रि जो बनता है वो तय प्लस रे धन ई, ई इसमें से स्वर निकाल लिया गया है। उसके बाद आएगा हमारा ये के साथ मेल करेगा ए। ठीक, तो इस तरह हम कह सकते हैं जो हमारा क्षत्रिय शब्द है वो हमारा 3 और 3 6 और 2 8 वर्णों के योग से बना हुआ है। उम्मीद करता हूं इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसके और एक दो एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। जैसे वो भाग रहा है, जैसे एक शब्द लिखा हुआ है आशीर्वाद। प्यारे बच्चों, बहुत सारी जगह बच्चों को इस एक शब्द
रे, जो कि इस शब्द में रेफ के रूप में लिखा हुआ है। किस रूप में लिखा हुआ है? रेफ के रूप में लिखा होता है। किसी भी शब्द के बीच में यदि रे हलंत रूप आए, कैसा आता है? हलंत रूप यदि आ जाता है तो वो कभी भी अपने स्थान पर नहीं लिखा जाता। वो कहां पहुंचता है? वो अंतिम वर्ण पर मात्रा या रेफ के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर मैं इस शब्द का सही उच्चारण करूं तो उच्चारण के अनुसार ये इस तरह से लिखा जा सकता है, आशीर्वाद। इसमें उच्चारण के आधार पर ये भी बिल्कुल ठीक है और ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन लेखन पद्धति के आधार पर ये ही करेक्ट होगा। क्लियर? अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो क्या होगा? सबसे पहले तो आ आएगा, और एक चीज, यदि कोई भी स्वर हमारा सामान्यतः शब्द के रूप अंदर स्वर के रूप में ही प्रयोग हुआ है, मात्रा के रूप में प्रयोग नहीं होता है, तो उसके कोई टुकड़े नहीं किए जाते, क्योंकि स्वर अपने आप में पूर्ण अक्षर होता है, इसीलिए उसके कोई टुकड़े नहीं करते हैं। कभी ये सोचो कि साहब आ तो ए और ए के मेल से बन जाता है, तो ऐसा नहीं करेंगे, इसको अपने स्वरूप में ही लिखा जाएगा। तो आ, उसके बाद में जो ये व्यंजन है, केवल व्यंजनों के ही टुकड़े किए जाते हैं, उनसे ही स्वर अलग किए जाते हैं। श, धन, ई, क्योंकि ई बड़ी है इसीलिए बड़ी ई लगाएंगे। और एक बात विशेष ध्यान रखेंगे, जब भी हम किसी शब्द का विच्छेद करते हैं या शब्द का विस्तार करते हैं तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाना बिल्कुल आवश्यक होता है। यदि हम इसमें नीचे हलंत नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब माना जाएगा यहां कोई ना कोई स्वर जुड़ा हुआ है, और अगर स्वर जुड़ा हुआ है तो एक साथ दो स्वर नहीं आ सकते, हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो हलंत लगाने का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आ, श, ई प्लस रे। रे चूंकि पहले से ही हमारा आधा वर्ण है, उसमें कोई स्वर जुड़ा हुआ है ही नहीं, इसलिए रे ऐसे ही आ जाएगा। फिर उसके बाद में वे में से निकलेगा आ, फिर आएगा हमारा दे के में जुड़ा हुआ है ए। इस तरह हम कह सकते हैं ये पूरा वर्ण जो बना है वो बना है आशीर्वाद, कुछ इस तरह से। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से एक और शब्द है, थोड़ा जिस तरीके से हम शब्दों को आगे बढ़ेंगे लेकर के कोई कंडीशन बढ़ती चली जाएगी। एक शब्द है हमारा ब्रह्मर्षि। क्या लिखा प्यारे बच्चों? ब्रह्मर्षि। अगर ऐसे किसी शब्द का विच्छेद करने के लिए या विस्तार करने के लिए आ जाए तो बच्चे जरूर कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक चीज का ध्यान रखेंगे तो इसमें कोई दिक्कत आपको कभी पड़ने वाली नहीं है। जैसे कि सबसे पहले तो हम अपने अक्षर छांटेंगे कि कितने अक्षर इसमें बने हुए हैं। नंबर 1 ब्रे, बे में रे लगा हुआ है, बे आधा है और रे इसमें कंप्लीट पूर्ण होगा। उसके बाद में है और है में जुड़ा हुआ है मैं दूसरा अक्षर है, और बीच में लिखा हुआ है रा, और रा के बाद में लिखा हुआ है शी। इसको हम अगर अपने इस रूप में लिख लें तो कोई परेशानी नहीं होगी। किस तरह से? हम मर शी, इस तरह से भी अगर लिख लिया जाए तो इसके और इसके उच्चारण में कोई परेशानी नहीं होगी। हमने इनको थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिख दिया है। क्लियर? हालांकि हम इस रे को इस जगह पर लिख करके इस तरीके से उच्चारित नहीं करते, क्योंकि बीच में रे लिखेंगे तो श की मात्रा, ई की मात्रा रे से पहले से ही लगनी चाहिए। कैसे? सही लेखन तो इसका ये होगा, लेकिन उच्चारण कर रहे हैं तो इस तरह से उच्चारण इसका हो ही रहा है, ब्रह्मर्षि। र पहले आ रहा है, शी बाद में आ रहा है, लेकिन अगर हम इस तरीके से इसको पूर्ण रूप में भी लिखेंगे तो इसका सही लेखन होगा ये। अब देखते हैं इसका विच्छेद क्या बनता है। सबसे पहले वे, हलंत लगाएंगे, वे में लगा हुआ है हमारा रे, और देखेंगे जब भी किसी प्रकार की इस प्रकार के कुछ शब्द आते हैं तो उसमें पहले वाला वर्ण जो होता है संयुक्त अक्षरों का वो आधा होता है, दूसरे वाले वर्ण में स्वर जुड़ा होता है। वे में रे लगा हुआ है, हलंत लगाएंगे, यहां से भी एक स्वर निकलेगा। स्वर कौन सा आएगा? जहां कोई स्वर ना दिखे वहां ए होता है। ब्र,
प्लस उसके बाद में हा, है में क्या जुड़ा हुआ था, मैं, और मैं में क्या निकालेंगे, ए। जहां कोई स्वर दिखाई ना दे वहां पे ए जुड़ा होता है। फिर उसके बाद में देखो रे तो आ ही गया है, इसमें कोई स्वर है ही नहीं, रे आ जाएगा, और अंत में क्या बचा, शी, शे लिखेंगे, और उसके बाद में हलंत लगा करके ई लिख देंगे। चूंकि ई जो है वो छोटा है, इसीलिए इसको दीर्घ नहीं करेंगे, ह्रस्व स्वर के रूप में ही लिखा जाएगा। इस तरह हम ये कह सकते हैं ये हो गया है हमारा ब्रह्म ऋषि का वर्ण विच्छेद। उम्मीद करता हूं इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप उसको बिल्कुल ठीक कर लेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूं, अभी हाल फिलहाल में राजपाल सिंह की बुक में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें से कौन सा छत्र का सही विच्छेद रूप है। छत्र का, एक छत्र का, शायद मेरे ख्याल से छत्र है, और एक सही विच्छेद रूप आया था कृष का। कृष का सही रूप क्या होगा, इसका विच्छेद रूप क्या होगा, तो क्या होगा, 6 को अगर हम तोड़ेंगे तो पहले हम के प्लस 6 फिर से आ गया, के धन 6 प्लस ए, प्लस फिर 3 को तोड़ेंगे ते प्लस रे प्लस ए। तो इस तरीके से इस शब्द में 2 संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया गया है, और जब हम इसका विस्तार करेंगे तो यहां 2 संयुक्त अक्षर अर्थात 3 ध्वनियां विस्तारित रूप में आएंगी, और टोटल हमारे 6 वर्ण इसमें प्रयोग किए जाएंगे। अगर हम इसकी बात करें तो जो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है, ये जो रे लगा हुआ है ये रे नहीं है, ये प्यारे बच्चों री की मात्रा है। किसकी मात्रा है, ये री की मात्रा है, ये कोई संयुक्त अक्षर नहीं है, ये एक अक्षर ही है। जिस प्रकार से हम कै में ई की मात्रा जोड़ते हैं, कै में ए की मात्रा जोड़ते हैं, कै में आ की मात्रा जोड़ते हैं, उसी तरीके से ये कै में री की मात्रा जोड़ी गई है, इसलिए ये कोई संयुक्त अक्षर नहीं है। ये कैसा है, ये एक कै और उसके साथ में री स्वर जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये इस तरह लिखा हुआ है। आगे देखते हैं इसका सही वर्ण विच्छेद क्या होगा, देखेंगे जरा। कै हलंत लगाएंगे, री हलंत लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, श में जोड़ेंगे आ, तो ये हो जाएगा कृष। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरह के अगर कोई भी शब्द आप तोड़कर देखना चाहते हैं तो अपनी कोई भी हिंदी की किताब लीजिए, और उसमें जो भी शब्द आपको देखना है वो आप शब्द तोड़कर देखिएगा। अगर आपको उस शब्द को तोड़ते समय कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो प्लीज हमें उस शब्द को लिख करके एक कमेंट जरूर करें, जिससे उस शब्द का हम आपको सॉल्यूशन बता सकें। यदि आप कमेंट नहीं करेंगे या किसी समस्या को नहीं बताएंगे तो इससे हमको भी जानकारी नहीं होगी कि हमारा पढ़ाया आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है या नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चे एक कमेंट अपनी किसी ना किसी समस्या का जरूर करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो देखो ये टॉपिक हमारा शब्द विस्तार यहां होता है कंप्लीट। इसके बाद में जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है उसका नाम है हिंदी शब्दकोश। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, और इसके क्वेश्चन अक्सर बच्चों को बहुत ही परेशान करते हैं। हिंदी शब्दकोश एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेट करते क्वेश्चन बहुत ज्यादा समस्या में डाल देते हैं, और बच्चे अक्सर इस क्वेश्चनों को गलत कर जाते हैं। कारण है इसकी बारीकियां। देखो बच्चों सभी लोगों ने अंग्रेजी की डिक्शनरी तो सभी ने देखी होगी। अगर किसी को अंग्रेजी की डिक्शनरी दी जाए और उसमें शब्दों को ढूंढने के लिए बोला जाए तो किस तरह से आप शब्दों को ढूंढेंगे? सिंपल सी बात है, सारे के सारे अल्फाबेट हम सीरियल से चेक करेंगे। सबसे पहले ए वाले वर्ड,
फिर बी वाले वर्ण, फिर सी वाले, फिर डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, इस तरीके से हम सारे के सारे अल्फाबेट को सर्च करते चले जाएंगे। और उसके बाद में भी ए के साथ में बी का क्रम, बी के बाद में सी का क्रम, इनको मैच करते हैं और उससे हम अपने शब्द को बहुत आसानी से किसी भी डिक्शनरी में सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। सेम टू सेम प्रोसेस हमारा हिंदी की वर्णमाला का भी होता है। हिंदी वर्णमाला में यदि कोई शब्द हमको ढूंढना है तो हमें हिंदी के वर्णमाला का पूरा ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। पूरा ज्ञान नहीं भी हो तो हमें हिंदी के आरंभिक वर्णों का सही क्रम याद होना चाहिए। सबसे पहले स्वर किस क्रम में लगाए जाते हैं वो अच्छे से पता होना चाहिए। और दूसरी बात, उसके बाद व्यंजनों का जो क्रम आता है, पहले स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन और उसके बाद में हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन। संयुक्त अक्षर नहीं काउंट होते क्योंकि वो मध्य में प्रयोग हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं इसके क्या क्या नियम हैं। तो सबसे पहले हिंदी शब्दकोश की बात करें तो हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले जो क्रम आता है वो स्वरों का आता है और उसके बाद में व्यंजनों का क्रम आता है। जैसे हमारी वर्णमाला होती है, स्वर पहले लिखे जाते हैं और व्यंजन बाद में आते हैं, तो सेम टू सेम पहले हमें जो शब्द दिखाई देंगे शब्दकोश में वो पहले स्वरों से आरंभ होने वाले ही शब्द होंगे और उसके बाद में जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर व्यंजनों से स्वर आरंभ होने वाले शब्द दिखाई देंगे। क्लियर है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे हिंदी शब्दकोश में शब्द दिखाई देते हैं उनमें सबसे पहले क्रम जो होगा वो तो होगा स्वरों का और उसके बाद में क्रम आता है व्यंजनों का। क्लियर है? तो पहला क्रम नंबर ये हो जाता है। दूसरा जो नियम है कि जितने भी हमारे वर्ण शब्दकोश में आते हैं उनका क्रम वही होगा जो हिंदी वर्णमाला का होता है। क्लियर? हिंदी वर्णमाला के केवल और केवल संयुक्त अक्षरों को छोड़कर बाकी सारे के सारे वर्ण हमारे यथावत शब्दकोश में भी प्रयोग किए जाते हैं। आइए तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या है? देखो, हिंदी वर्णमाला के क्रम दे रखे हैं ए, आ, ई, उ और उसके बाद में री, ए, औ और औ। इसी क्रम में हम शब्दों को भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद में बताया जाता है यदि शब्दकोश में किसी भी वर्ण के साथ में, चाहे वो स्वर का हो, पहला, दूसरा, तीसरा, कोई सा भी वर्ण हो, यदि स्वर के साथ, किसी भी स्वर के साथ में या व्यंजन के साथ में ये वर्ण आते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और निरानुनासिक, तो इनका क्रम बिल्कुल यही रखा जाएगा। सबसे पहले तो हम अनुस्वार को रखेंगे, फिर कोई दिक्कत कर रहा है। सबसे पहले हम अनुस्वार को रखेंगे, फिर उसके बाद में हम अनुनासिक को रखेंगे और उसके बाद में हम निरअनुनासिक का क्रम रखेंगे। इसी तरह से हम सारे के सारे वर्णों को हिंदी शब्दकोश में छांटने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में अगर माना जाए, जिस तरीके से हमने देखो लिखा हुआ है कि यदि पहले वाले वर्ण के साथ में इस प्रकार की क्रिया होती है, ए, आ और ए, अनुस्वार आया है और अनुनासिक आया है, फिर निरनुनासिक आया है, तो ये ए के क्रम में आ गया। यदि इसी प्रकार से आ वाले क्रम में भी आता है तो देखो आ और आ, पहले अनुस्वार, फिर अनुनासिक, फिर निरअनुनासिक। ई वाले क्रम में आता है तब भी पहले अनुस्वार, फिर अनुनासिक, उसके बाद में निरअनुनासिक। ये क्रम सभी वर्णों में इसी प्रकार से चलने वाला है। क्लियर? इसको हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद में अगला जो नियम है, कहते हैं कि स्वरों और व्यंजनों के बीच में जो अनुस्वार और अनुनासिक आते हैं वो सेम टू सेम इसी रूप में प्रयोग होने वाले हैं, चाहे वो स्वरों के साथ में आए या व्यंजनों के साथ में आए। उसके बाद ये बहुत मोस्ट पॉइंट नियम है भाई कि संयुक्त अक्षरों का क्रम पूर्ण अक्षरों के बाद आता है। इसका क्या मतलब हो गया है? हिंदी शब्दकोश में लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किसके बाद आता है, 3 का किसके बाद आता है, और उसके अलावा जय का क्या कहते हैं, ज्ञानी जो होता है जिसको हम जय बोलते हैं, उसका क्रम किसके बाद आता है। तो सिंपल सी बात, जिन वर्णों से ये संयुक्त अक्षर बन रहे हैं उन पूर्ण अक्षरों के बाद ही इनका क्रम आता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पूरी की पूरी हिंदी शब्दकोश के क्रम के अनुसार इसकी वर्णमाला यहां लिख दी है, आप जरा अच्छे से पढ़िएगा। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं क वर्ग में जो
कै, ख, ग, घ और अने ये हम पढ़ते हैं, लेकिन कै वर्ग के जो कि एक पूर्ण वर्ण है, इसके बाद इसी से बनने वाला एक संयुक्त अक्षर आएगा। ध्यान से देखेंगे जरा, अगर हम कोई शब्द लिखते हैं क्षत्रिय, तो क्षत्रिय को जब हम विच्छेद करेंगे तो फिर कै आएगा और उसके बाद में क्या आएगा, शे। इसका मतलब क्या हुआ, छह जो एक संयुक्त अक्षर है ये किसके बाद आना चाहिए, ये कै के बाद ही आएगा। उसके बाद में देखेंगे च, छ, जय, और ये जो ज्ञानी है ये किस शब्द से मिलकर के बन रहा है, ध्यान से देखेंगे जरा। अगर हम ज्ञ ज्ञानी, इसको वास्तव में ज्ञ ज्ञानी हम बोल देते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण क्या होता है, इसका सही उच्चारण होता है जय। जय मतलब जय धन और एक पंचम वर्ण न्याय के मेल से बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्ण है, ये जो वर्ण है एक संयुक्त अक्षर है, इसका क्रम किसके बाद आएगा, चूंकि ये जय से आरंभ हो रहा है इसीलिए इसको हम जय के बाद में रखेंगे। ध्यान से देखेंगे च, छ, जय, और जय के बाद में क्रम किसका आएगा, क्या यानी का। आगे चलते हैं, उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, न, उसके बाद तय। अब देखो जब हम त्रय लिखते हैं, त्रय, तो त्रय लिखते समय ये जो वर्ण है उसका क्रम किसके बाद में आएगा, चूंकि ये बोला ही तय से जा रहा है, इसका मतलब त्रय जो लिखा जाएगा वो तय के बाद ही लिखा जाएगा। कारण इसको अगर हम विच्छेद कर दें तो कैसे बनेगा, तय धन रे, और रे से भी हम ए निकाल सकते हैं, तो ये तीन वर्णों से मिला हुआ संयुक्त अक्षर है, तो हो जाएगा तय धन रे। तो इसका क्रम किसके बाद आएगा, तय के बाद आएगा। पै फै बे में कोई भी ऐसा नहीं है, य रे ले बे में भी कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें शय शय, तो शय शय, तो ये वाला जो श्रेय है, शय, इसके नीचे हलन लगाएंगे और किस तरीके से बना हुआ है, शय धन रे। इसका मतलब क्या हो गया, ये श्रेय जो है उसका क्रम किसके बाद आएगा, शय के बाद आएगा। ये चार महत्वपूर्ण संयुक्त अक्षर हैं जो इस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें इनसे अलग जो भी संयुक्त अक्षर बनते हैं उनका क्रम भी इसी रूप में लिखा जाता है। केवल ये चार नहीं है जिनको इस रूप में लिखा जाता है। जैसे अगर बात करें शांति द्वारा, तो इसको भी दे के बाद ही लिखा जाएगा। एक होता है सिद्ध और एक शब्द होता है हमारा स्व, तो इसको हम किसके बाद लिखेंगे, इसको स के बाद लिखा जाएगा। तो जितने भी हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं वो अपने पूर्ण अक्षर के बाद में ही प्रयोग किए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद में क्या कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल 5 वर्ण ऐसे होते हैं। कितने प्यारे बच्चों, 5 वर्ण। 5 वर्ण ऐसे होते हैं जिनका हिंदी शब्दकोश में स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं किया जाता। और वो 5 वर्ण कौन कौन से होते हैं। पहले 2 वर्ण तो होते हैं हमारे द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन। कौन से होते हैं, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। ड और अढ़, अड़े और अढ़, ये 2 वर्ण वो हैं जिनके नीचे बिंदी लगी होती है। और उसके अलावा 3 वर्ण होते हैं हमारे पंचम अक्षर। न और मैं को अगर छोड़ दें तो कै वर्ग का पंचम अक्षर, च वर्ग का पंचम अक्षर और टे वर्ग का पंचम अक्षर। ध्यान से देखेंगे जरा, 5 वर्ण, 2 तो द्विगुण व्यंजन और उसके बाद में 3 पंचम वर्ण, अड़, न और न। ये ऐसे वर्ण हैं जिनका प्रयोग हिंदी शब्दकोश में स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। कारण क्या है, कारण यह है कि इनसे कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता है। आपने देखा ही नहीं होगा कभी, क्या इन वर्णों से कोई शब्द बनता हुआ देखा है कभी, नहीं पता। इसीलिए ये हिंदी शब्दकोश में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला क्या नियम है, कहते हैं शब्दकोश में स्वर रहित व्यंजनों का प्रयोग उस व्यंजन के साथ आने वाले जितने भी सारे के सारे वर्ण, ध्वनि वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं, उन सब के बाद में ही आता है। मतलब क्या है, इस बात को थोड़ा समझेंगे ध्यान से। मान के चलेंगे कि हम एक कोई अक्षर सर्च कर रहे हैं, कोई शब्द सर्च कर रहे हैं शब्दकोश में, तो उसमें लिखा हुआ है कै।
कबूतर मान लेते हैं, कबूतर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में लिखा हुआ है काजल, फिर उसके बाद में लिखा हुआ है कै के साथ में छोटी वाली ई आएगा किताब, उसके बाद में लिखा जाएगा कील, क्योंकि कै के साथ में बड़ी ई की मात्रा लिखी हुई है तो कील लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में आएगा कुल, कै में छोटे ऊ की मात्रा जाएगी, फिर उसके बाद में आएगा कूल, बड़े ऊ की मात्रा जाएगी, फिर उसके बाद में आएगा कृष, कै में री की मात्रा लगेगी कृष आ जाएगा, कै में ए की मात्रा लगेगी केला, उसके बाद में कैर, दो मात्रा लग जाएंगी कोलू और कौरव। इस तरीके से सारे के सारे जब स्वर हमारे एक वर्ण में प्रयोग हो लिए जाएंगे, उसके बाद हमारा संयुक्त अक्षरों का क्रम आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। तो देखो हमने एक ही रूप के हमने सारे के सारे एग्जाम्पल लिख लिए हैं। तो पहले तो अनुस्वार, फिर अनुनासिक, फिर निरनुनासिक आ गया है, फिर का, की, कु, क्रे, के, कै, कौ, कौ। ये तो हो गए वो सारे के सारे वर्ण जो इसमें सारे स्वर जोड़े जा सकते हैं। अब जब ये सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे तब ही हम संयुक्त अक्षरों का प्रयोग करेंगे। कै में रे लगा हुआ है, पहले आएगा, उसके बाद में क्ले आएगा, फिर उसके बाद में क्ली आएगा, फिर उसके बाद में छ आएगा। संयुक्त अक्षर भी इसके बाद ही प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से देखेंगे, ये पहले क्यों आया है, ये पहले क्यों नहीं आया, इसको भी थोड़ा सा समझने वाली बात है। क्या लिखा हुआ है, कै हलंत प्लस रे। ध्यान से देखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, कै हलंत प्लस ले। उधर में क्या लिखा हुआ, कै हलंत लगाएंगे प्लस ई प्लस लगाएंगे ले, और ले में क्या जुड़ा हुआ है, ए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर लगा हुआ है रे, लेकिन कै के साथ में रे के साथ में ए आएगा। कौन पहले आता है, रे पहले आता है या ले पहले आता है, रे पहले आता है। इसका मतलब ये रे ले वे, रे पहले आता है, तो पहले हम क्रे को रखेंगे, उसके बाद में क्ले को रखेंगे, क्योंकि ले के साथ में डायरेक्ट यहां पे ए जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट ए आ रहा है। अब इसमें देखेंगे क्ली हमने बाद में क्यों रखा, क्योंकि कै के साथ में लगा हुआ है ई, पहले ई आ रहा है, उसके बाद में ले आ रहा है, कै ई ले ए कै, क्लिक। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सारे के सारे वर्ण जो है संयुक्त अक्षर वो बाद में आएंगे। सिंपल सी बात ये है कि पहले तो पूर्ण अक्षर लिखा जाएगा, फिर उसके साथ में जितने स्वर आ सकते हैं सामान्यतः वो आएंगे, और उसके बाद में क्रम आता है संयुक्त अक्षरों का। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये टॉपिक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इसके, जो हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात तो कि एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो होगा क्या, आपको पहले 4 या 5 शब्द दिए जाएंगे और उन शब्दों को आपसे हिंदी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए कह सकता है कि दिए हुए शब्द हैं, इनको हिंदी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। और फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि बताइए पहले स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, अंतिम शब्द कौन सा होगा, मध्य का शब्द कौन सा होगा, या फिर सही शब्दों को हिंदी शब्द, सारे शब्दों को हिंदी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करके बताइएगा कि इनका सही क्रम क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम पहले आसान शब्द ही ले लेते हैं। शब्द है हमारा काजल, कबूतर, कंबल, केसर, किताब। ये हमारे कुछ शब्द हैं। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, पूछा जाता है बताइए हिंदी शब्दकोश के अनुसार दिए हुए शब्दों को व्यवस्थित कीजिए और बताइए अंतिम शब्द कौन सा होगा। क्या बताना है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करके बताइए कि अंतिम शब्द कौन सा होगा। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन सा शब्द हमारा कैसे बना हुआ है, केवल कै धन ऐसे बना हुआ है। कौन सा शब्द हमारा कै धन आ से बना हुआ है।
प्लस आ से बना हुआ है, या इसके अलावा भी किसी और से बने हुए हैं या नहीं। तो जो हमारे कै और ए के मेल से बने हुए, क्योंकि कै में पहले तो ए ही लगेगा, का तो बाद में आता है, तो पहले तो हम कै वाले वर्णों को ही देखेंगे। तो देखो ये का तो इधर बाद में आएगा, कै पहले आएगा, ये भी पहले आएगा, के और की ये तो दोनों बाद में ही आने वाले हैं। क्लियर है। अब देखेंगे कबूतर पहले आएगा या कंबल पहले आएगा। इसके लिए जरा ये वाला नियम देखना जरा। हमने जो बताया था कि स्वरों के क्रम को मानक वर्णमाला के अनुसार ही रखा जाता है, लेकिन इन वर्णों में भी अनुस्वार, फिर अनुनासिक, फिर निरअनुनासिकों का क्रम आता है। तो सबसे पहले हम इसमें किसको रखेंगे? सबसे पहले रखा जाएगा जिसमें अनुस्वार प्रयोग किया गया है। तो अनुस्वार किसमें प्रयोग किया गया है? कंबल में। तो पहले नंबर पर आ जाएगा कंबल। आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पर आएगा कबूतर। अब ध्यान से देखेंगे, यहां लिखा हुआ है काजल, फिर लिखा हुआ है केसर, और उसके बाद में लिखा हुआ है किताब। बहुत आसान हो गया है क्वेश्चन। अब इसके बाद में करने में बहुत ज्यादा भारी किसी को कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। कारण क्या है? कै के बाद में आ आता है, ए के बाद में आ आता है, तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा काजल। चौथे नंबर पर ए पहले आता है या ई पहले आता है? तो ई पहले आता है। चौथे नंबर पर आ जाएगा हमारा किताब, और पांचवें नंबर पर आएगा हमारा केसर। इस तरह हम कह सकते हैं कि इसे शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद में सबसे अंतिम जो शब्द हमारा बना वो बनेगा केसर। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए अब इसी तरीके का और एक प्रश्न करके देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, देखो इस सवाल हाँ जी, तो ये सवाल है हमारा अंगद, अनजान, अंजलि, आंदोलन और आंखें। तो इसको हम सही रूप में व्यवस्थित यदि करें तो इसका सही क्रम क्या बनने वाला है? सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण किस रूप में हमें लगाए गए हैं। देखो, ए के ऊपर अनुस्वार, ए के ऊपर अनुस्वार और ए के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, और ये दोनों आ से बनने वाले वर्ण हैं, शब्द हैं, सॉरी। इसका मतलब इनका क्रम क्या होने वाला है? सबसे पहले देखेंगे कि अनुस्वार से अनुस्वार से अनुस्वार से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। कौन सा शब्द पहले आएगा ये निर्धारित करेंगे अब इसके बाद आने वाले वर्ण। देखो जरा, पहले लिखा हुआ है गे, फिर उसमें लिखा हुआ, दूसरे में लिखा हुआ है जय धन आ, और तीसरे में लिखा हुआ है जय। अब इन तीनों में सबसे पहले कौन सा आने वाला है? तो सबसे पहले तो कै खे गह घे, तो पहले नंबर पर तो अंगद ही आएगा। अब दूसरे और तीसरे शब्द में लिखा हुआ है जय धन आ, सॉरी जय धन आ, और उसमें लिखा हुआ है केवल जय। तो इन दोनों वर्णों में जय में तो लगा हुआ है जो कि पहले आता है एक स्वर, और आ आता है बाद में। इसका मतलब दोनों में पहले जो आएगा वो आएगा अंजलि, तीसरे नंबर पर आएगा अनजान, चौथे नंबर पर इन दोनों में से कोई दोनों में से एक आने वाला है। देखो, आंदोलन लिखा हुआ है, आंखें लिखा हुआ है, इससे तो क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन इसके बाद में देखेंगे यहां लिखा हुआ है दे ओ, यहां लिखा हुआ है खे ए। इसका मतलब क्या है? इन दोनों में जो भी पहले वर्ण आता होगा वर्णमाला में वो ही पहले आने वाला है। तो कौन सा आता है? खे पहले आता है और दे बाद में आता है। इसका मतलब क्या हुआ? खे तो वो आएगा हमारा चौथे नंबर पर, और दे वो आएगा हमारा पांचवें नंबर पर। इस तरीके से हम कह सकते हैं हिंदी शब्दकोश के अनुसार यदि किसी भी शब्द को व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले क्रम स्वर का, फिर उसके बाद व्यंजनों का, और उसके बाद में जो आते हैं वो संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है?
उम्मीद करता हूं यहां तक का टॉपिक आप समझ गए होंगे। इस तरीके से एक और सवाल हम करके देखते हैं जिसमें थोड़े से संयुक्त अक्षरों का भी हम प्रयोग करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट या फिर क्वेश्चन को आप नोट करते रहिएगा। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है हमारा किताब, दूसरा लिखा हुआ है हमारा क्षत्रिय, क्षेत्र, उसके बाद में लिखा हुआ है हमारा कौरव, कौरव, कोक। ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनको व्यवस्थित करना है हिंदी शब्दकोश के अनुसार। आइए करते हैं जरा। देखिएगा, हमने पहले जो नियम पढ़ा था, सबसे पहले जो क्रम आएगा वो पूर्ण अक्षरों का आएगा और उसके बाद में संयुक्त अक्षरों का। नियम के अनुसार अगर देखते हैं तो सबसे पहले तो सामान्य अक्षर आएंगे, कै ए, कै ई, और ये दोनों जो हैं ये कैसे बनने वाले संयुक्त अक्षर हैं, इसलिए इनका क्रम तो बाद में ही आने वाला है, ये हम पहले ही जान चुके हैं। उसके बाद में कौरव और फिर अंत में आएगा कहीं ना कहीं कोक। इनको पहले डिसाइड करते हैं कि इनमें पहले कौन सा आने वाला है। तो सबसे पहले कै के साथ में ई लगा हुआ है, यहाँ पे ए लगा हुआ है, यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ओ लिखा हुआ है। ये कौरव है और ये कोक है। इसका अंतर समझ लें, कभी दोनों को कोक ही समझ लें। ये हमारा कौरव और ये लिखा हुआ है कोक। क्लियर है? ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले ए, आ, ई का क्रम पहले आता है। इसका मतलब किताब हमारा जो है वो सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा। ए, आ, ई, ऊ, री, ए। तो इसमें तो कोई और नहीं आया है, दोनों में ओ आया है, तो इसका मतलब दूसरे नंबर पर क्या आएगा हमारा? केला। अब बात करते हैं आगे की। एक है हमारा कौरव और एक शब्द लिखा हुआ है हमारा कोक। तो को और को से तो कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन रे पहले आता है या खे पहले आता है? खे पहले आता है। इसका मतलब क्या हुआ? तीसरे नंबर पर आएगा कोक, चौथे नंबर पर आएगा हमारा कौरव। इसके बाद आएगा क्रम संयुक्त अक्षरों का। तो संयुक्त अक्षरों में पहले जो क्रम आएगा वो 6, 6, और उसके बाद में इसमें देखेंगे कि इसमें जो स्वर लगा हुआ है 6 में, वो तो लगा हुआ है ए। विस्तार कर लो, क्षत्रिय लिखा हुआ है ना, तो क्या से विस्तार होगा इसका? कै, धन, शे, धन, ए। 6 बन गया। फिर उसके बाद में ते, धन, रे प्लस ई प्लस ए। ये इस तरीके से होगा, ये धन ए, ये धन ए। तो इस तरीके से हम इसका पूर्ण विच्छेद कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्र की। तो कै, धन, शे प्लस ए। तो ध्यान से देखेंगे, पहला वाला ही जो वर्ण है, संयुक्त अक्षर है, वो कैसे बना है? इसमें तो आया कै, धन, शे, धन, ए, और दूसरे में आया कै, धन, शे, धन, ए। इसका मतलब क्षत्रिय जो है वो ए वर्ण के साथ पहले आने वाला है। तो 5वें नंबर पर क्या आएगा? 5वें नंबर पर क्षत्रिय हो जाएगा और 6ठे नंबर पर क्षेत्र हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो मित्रों, यदि आपको इस टॉपिक से कोई और समस्या होती है तो प्लीज हमें एक कमेंट जरूर करें, अपना एक मैसेज टाइप कर दीजिएगा कि इस शब्द में हम कंफ्यूज हो रहे हैं, या पूरा टॉपिक लिख करके एक मैसेज छोटा सा करने पर हम आपका कमेंट जरूर रिप्लाई करेंगे। तो यदि आपको इस क्लास अच्छी लगती है तो हमें इस क्लास के अंदर थोड़ा सा एक लाइक और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम आगे भी इस तरीके का एफर्ट करते रहें और हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लाते रहें। और आज के लिए ये क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद।